हे लिसनर्स, आ चुके आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो आर्यांश की गाड़ियों के बारे में बार बार पूछ रही थी, वहीं आर्यांश जो से पूछते हैं क्यों, तो मैं सारी गाड़ियों का नंबर बता दूं कि टोटल कितनी गाड़ियाँ मेरे पास। आशी जो फ्लो में बोल देती है, हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे तो मेरा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आर्यांश जो से कहते हैं, हाँ क्या हो जाएगा, काम आसान? क्यों, क्या कांड करवाने वाले हो तुम सारी गाड़ियों में? आशी जो जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, ना ना तौबा तौबा, मुझे क्या कांड करवाना होगा। आर्यांश उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले जाते हुए कहते हैं, नहीं तुम कुछ भी करा सकती हो, लाइक मेरे गाड़ियों के सारे टायर्स को पंचर करवा सकती हो, मेरे ब्रेक फेल करवा सकती हो। आशी जो अपने हाथ को आर्यांश के हाथ से बांधते हुए कहती है, वैसे इतनी जल्दी आपकी जान नहीं जाने दूंगी मैं, अभी तो बहुत काम है आपसे। आर्यांश जो आशी की तरफ मुड़कर देखते हैं और फिर सामने चलते हुए कहते हैं, चलो आ गया शॉप। ये साड़ी का सबसे फेमस शॉप है और आई थिंक यहाँ पर तुम्हारे लायक बेहतरीन साड़ियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर मेनली लेटेस्ट मॉडल रहता है। आशी जो कहती है, क्या साड़ी साड़ी क्यों खरीदना है? आर्यांश उससे कहते हैं, क्यों, शादी के बाद तुम साड़ी ही पहनने वाली हो ना? आशी जो कहती है, नहीं मैं साड़ी नहीं पहनने वाली, आप अब वहाँ नहीं जा सकते। और ये बोल करके वो जल्दी से अपनी जगह पर रुक जाती है। आर्यांश उससे कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम चल के देखते हैं, अगर तुम्हें कोई पसंद आ गई तो। आशी जो बिना कुछ बोले नॉन स्टॉप बस अपना सिर ना में हिलाए जा रही थी। आर्यांश उससे कहते हैं, अरे बात तो सुनो, तुम एक बार चल के क्या करूँ मैं तुम्हारा। आशी जो बस अपने सिर को जल्दी जल्दी ना में हिलाए जा रही थी। जैसे ही आर्यांश को चुप होता हुआ देखती है, वो एकदम से कहती है, मैं किसी भी हालत में यहाँ से हिलूंगी नहीं। अगर आप मेरे लिए साड़ी वगैरह खरीदने जा रहे तो मैं नहीं पहनती वो सारे कपड़े, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है? आर्यांश से कहते हैं, तो तुम ऐसे नहीं चलने वाली हो। आशी कहती है, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। आर्यांश से कहते हैं, ओह गॉड, ठीक है फिर। आशी कहती है, हाँ फिर आप कहीं और चल सकते हैं, बस हमें साड़ी वाले सेंटर पर नहीं जाना। आर्यांश से कहते हैं, जाओगे तो तुम कैसे भी, खुद अपने कदमों से चलो फिर, या मेरे कदमों की बदौलत चलो। और ये बोल कर के वो से बिना कोई वार्निंग दिए धन्य से अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, अब चलोगी ना तुम? आशी कहती है, ये चीटिंग है, ये मतलब नहीं है कि मैं हल्की और अब थोड़ी छोटी हूँ तो इसका मतलब मुझे कहीं पर भी ऐसे उठा लेंगे आप, गुड़िया समझते हैं क्या? आर्यांश कहते हैं, गुड़िया ही हो मेरे लिए। आशी कहती है, अगर गुड़िया ही बोल रहे हैं ना तो याद रखिएगा, एनाबेली हूँ मैं, मुझे बारबी समझने की गलती मत करेगा। आर्यांश कहते हैं, तो बन जाओ एनाबेले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें उस तरह भी संभाल लूंगा। आशी कहती है, नहीं संभाल पाएंगे आप, बहुत खतरनाक हो मैं। आर्यांश कहते हैं, बहुत ही क्यूट वाली खतरनाक हो, बट तुम्हारी क्यूटनेस वाली खतरनाक तरीके को भी मैं हैंडल कर लूंगा, अब चुपचाप से चलो। और ये बोल करके वो उसी शॉप पर आ जाते हैं। वहाँ पर सच में बहुत ही लेटेस्ट मॉडल के साड़ियाँ थी। आर्यांश को ही पीछे पीछे काव्या वेदांश भी फॉलो कर रहे थे। वैसे वो लोग तो आगे जा सकते थे, मगर आर्यांश के आगे जा करके वो लोग करते भी क्या, इसी वजह से आर्यांश आगे आगे चल रहे थे, वेदांश और काव्या पीछे पीछे। जैसे ही आर्यांश ने आशी को अपनी गोद में उठाया था, काव्या वेदांश से कहती हैं, और ये जीजू कितने अच्छे हैं, हर बात पर आशी को अपनी गोद में उठा लेते हैं, तुम तो कभी नहीं मुझे उठाते हो। वेदांश कहता है, अगर ऐसे उठा लिया ना तो भाई मुझे उठवा देंगे, इस तरह से तुम्हें बिना किसी रिलेशन के मैं उठा नहीं सकता, एंगेजमेंट हो जाने दो, उसके बाद हक जताऊंगा तुम पर। काव्या जो कहती है, ये वेट नहीं हो रहा यार मुझे, तुम बात कब करोगे मेरे घर वालों से? वेदांश कहता है, आज ही कर लेते, भाई भी साथ में और तुम भी। काव्या जो कहती है, पर तुम्हारे मॉम डैड? वेदांश कहते हैं, मेरे मॉम डैड ताई ताऊ सब कुछ मेरे भाई हैं, अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो मना करने की तो किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है। काव्या जो कहती है, मतलब जीजू मान गए तो पूरा घर वाले मान जाएंगे? वेदांश कहता है, एग्जैक्टली, और अगर जीजू मान गए, आपके जीजू मान गए, तो फिर तुम्हारे घर वाले भी आराम से मान जाएंगे, भला एमएलए को कौन मना कर सकता है, और वो भी जो कि फ्यूचर सीएम हो। काव्या जो कहती है, एग्जैक्टली, पूरी लखनऊ को पता है कि आने वाले टाइम में सीएम आर्यांश जीजू ही बनने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आर्यांश जीजू को पटा लिया तो बात बन जाएगी। वेदांश कहता है, ओ हेलो, पागल हो गए तुम, मेरे अलावा किसी और पर अपनी नज़र मत डालना, तुम समझी?
काव्या जो कहती है, अरे बुद्धू, वो वाला पटाना नहीं, वो वाला पटाना। अब हम दोनों अपने रिश्ते के लिए उन्हें अगर मना लें तो? वेदाक्षु कहता है, हाँ मनाना बोलो ना फिर। काव्या जो कहती है, अरे यार ये गंदी सी लैंग्वेज ना आशी की बदौलत सीखी है मैंने। वो हर बात बात पर बस पटाना बोलती है तो बस मेरी भी आदत हो गई। वेदाक्षु कहता है, पता नहीं भाभी अपनी लैंग्वेज को कैसे सुधारेंगी, लेकिन मैं बता दूं उन्हें सुधारना तो पड़ेगा। अब भाई जो मिल गए हैं। काव्या जो कहती है, उसे इतने डंडे पड़े हैं, वो कभी अपनी लैंग्वेज को नहीं सुधारने वाली। हाँ वो पता लगे कि तुम्हारे भाई को ही बदलना पड़ेगा आशी के साथ। वेदाक्षु कहता है, मेरा भाई और किसी के लिए बदल जाए पॉसिबल ही नहीं है, देखना भाभी को ही बदलना पड़ेगा। काव्या जो कहती है, मैंने कहा ना भाई को बदलना पड़ेगा तुम्हारे। जीजू नहीं बदलेंगे तो फिर आशी तो घंटा नहीं बदलने वाली, दोनों में खतरनाक कलेश होने वाले फिर। वेदाक्षु कहता है, मुझे तो अभी से आने वाले तूफान का नज़ारा दिख रहा है इन दोनों में। काव्या जो कहती है, वही तो, अभी जिस तरह से प्यार से जीजू ने गोद में उठा रखा है ना, देखना बहुत जल्द आशी इनके सर पर बैठकर तांडव करेगी। आशी और आर्यांश के साथ साथ काव्या और वेदांश भी जब अंदर आए थे तो काव्या की नज़र तो हर साड़ी पर एकदम से रुक सी जाती है। वो एक साड़ी को देखती है और फिर 5 मिनट उसी के सामने खड़ी होकर के उसे घूरने लगती है। वो वेदांश को देखकर कहती है, यार ये वाली बहुत सुंदर लग रही है, एक मेरे लिए खरीदोगे ना? वेदांश कहता है, अरे क्यों जान, यहाँ पर आपको जितनी साड़ियाँ पसंद आ रही है ना, आप चूज़ करके रख लीजिए, मैं सारा आपके लिए निकलवा देता हूँ। काव्या जी कहती है, और मैं उन साड़ियों का क्या करूँगी? अभी तो मेरी शादी थोड़ी ना हुई है जो तुम्हारे साथ पहन करके मैं हनीमून पर जाऊँगी। वेदांश हंसते हुए कहता है, अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड निकले, अभी से हनीमून? अभी तो हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है, अभी तो तुम्हारे घर वालों से बात भी नहीं हुई है ना। काव्या जी कहती है, पर मेरे दिमाग में सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो बस अब हनीमून की बारी है, वो बस मैंने अभी इमेजिन नहीं किया। वेदांश कहता है, इतनी गंदी इमेजिनेशन करना भी मत तुम, ये सारे काम हम रियलिटी में डायरेक्टली करेंगे, ठीक है? आज ये जो आर्यांश से कहती है, अब गोद से उतारेंगे या अपने सर पर बैठाने का इरादा है मुझे? आर्यांश जो आशी को देखकर कहते हैं, नहीं तुम इतनी भी हल्की नहीं हो जो मैं तुम्हें अपने सर पर बैठा कर घूमूंगा, और ना ही तो मुझे इतनी अच्छी लगती हो। आशी जो कहती है, तो कृपया करेंगे प्लीज़ मुझे नीचे उतारने का? शॉपकीपर्स और सारे लोग मुझे इस तरह घूर घूर कर देख रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? आर्यांश उसे धीरे से नीचे रखते हुए कहते हैं, नहीं अपनी होने वाली बीवी को उठा रहा हूँ, इसमें शर्म कैसी? आशी जो कहती है, बहुत आए बीवी बनाने वाले, ऐसे नहीं कि हर कोई जो बीवी बनाता है वो आपसे अपनी गोद में लेकर के घूमता है। वही शॉपकीपर जो आशी को देखकर कहता है, मैम आपको किस मॉडल में साड़ी दिखाना है? आशी जो इधर उधर अपनी नज़र को घुमाते हुए काव्या को ढूंढने लगती है। वो पीछे की तरफ मुड़ी ही थी, तभी वो काव्या को देखती है। काव्या जो इस वक्त वेदांश का हाथ बहुत ही अच्छे से पकड़ी हुई थी और वो वेदांश के साथ लगातार रोमांटिक बातें किए जा रही थी। आशी जो उसे इशारा करते हुए अपने पास बुलाते हुए कहती है, इधर आना, उधर क्या चिपकी हुई है छिपकली की तरह? काव्या अपना सर नाम में लाते हुए कहती है, मैं नहीं आऊंगी तो फिर से मुझसे कोई काम करवाएगी। आशी जो कहती है, प्लीज आ जा ना, मैं यहाँ पर बहुत गंदा वाला फील हो रहा है मुझे, आजा। काव्या जो आशी की बात पर धीरे से वेदांश का हाथ छोड़ते हुए कहती है, मैं जाऊँ? वेदांश कहता है, वैसे मन तो नहीं कर रहा लेकिन अगर बुला रहे हो तो चली जाओ। काव्या जो वेदांश का हाथ छोड़ते हुए आशी की तरफ आते हुए कहती है, क्या है? वो आशी के ठीक बगल में ही खड़ी थी। आशी जो काव्या से पूछती है, ये साड़ियों का भी कौन कौन सा मॉडल होता है? मुझे तो साड़ियों के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। काव्या जी कहती है, वैसे आई थिंक तो मैं वेस्टर्न टाइप थोड़ी मॉडल, एक काम करिए आप पतली प्लेट वाली दिखाएगा ज़रा। हाँ रेडीमेड टाइप। काव्या को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए देखकर कहती है, ये पतला प्लेट क्या होता है? इसमें क्या खाना लगेगा? साड़ी है इसमें प्लेट कहाँ से आ गया? आशी की बात सुनकर के काव्या हंसते हुए कहती है, तुझे कुछ नहीं पता है। हाँ हाँ वही दिखाइए। हाँ इसमें तो बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है। एक्चुअली ना इसका पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि इससे सिंपल कपड़े ज़्यादा पसंद है, बस आप थोड़ा सा उसे फैंसी दिखाने के लिए चौड़ा बॉर्डर वाला दिखाएगा, और रेडीमेड होना चाहिए क्योंकि मैडम को साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता। कि तभी आर्यांश अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे और वो शॉपकीपर से मना करते हुए कहते हैं, रेडीमेड नहीं होनी चाहिए, आप नॉर्मल दिखाइए। काव्या जो जीजू की तरफ देखकर कहती है, पर जीजू इसे पहनने नहीं आता। वो बिना काव्या की तरफ देखे हुए कहते हैं, मैं हूं ना, मुझे आता है, मैं पहना दूंगा। आशी जो इस बात पर आर्यांश को देखकर कहती है, हाँ आप साड़ी भी पहनाना जानते हैं?
आर्यांश जो कहते हैं मुझे पता है कि मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा स्टूपिड है, तो कुछ चीज़ें मैंने खुद सीख ली हैं। आशी जो कहती है किससे पहना कर सीखे हैं? आशी की बात सुनकर के आर्यांश अपनी निगाहों से उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं शट अप, जस्ट शट अप। आशी हंसते हुए कहती है तो चोरी पकड़ी जा रही है आपकी। आर्यांश जो कहते हैं तुम मुझे किसी और लड़की के साथ इस तरह टीज करे तो मैं शर्म नहीं आ रही? आशी जो कहती है अरे शर्माने वाली क्या बात है, हो सकता हो कोई सुंदर सी मेड हो आपकी, यू नो। आर्यांश जो कहते हैं तुम नहीं सुधरोगे ऐसे। आशी जो कहती है सुधरने के लिए थोड़ी ना पैदा हुई हूँ मैं तो दिन प्रतिदिन बिगड़ने के लिए पैदा हुई हूँ। आर्यांश जो कहते हैं एक बार शादी होने दो फिर बताता हूँ तुम्हें। आशी जो कहती है इसीलिए तो मुझे पता है आप मुझे हंटर से मारेंगे, लेकिन मुझे भी कम मत समझिएगा, मुझे भी भागना वागना बहुत अच्छे से आता है। आर्यांश जो कहते हैं चुपचाप से साड़ी देखो, और किसने कहा कि मैं तुम्हें हंटर से मारूंगा स्टूपिड? आशी जो कहती है वैसे हर टिपिकल मर्द ऐसे ही होते हैं, वो अपनी बीवी के होशियारी को देख करके जल जाते हैं, फिर हंटर्स उन्हें मारते हैं, पी पा करके आएंगे और फिर अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे। आर्यांश आशी के कमर पर जोर से अपने हाथ रखते हैं और उसे झटके से अपनी तरफ खींच कर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे बारे में ये सब सोचने की, तुम्हें कार में बताता हूँ। आशी जो सामने देखते हुए कहती है ये कलर अच्छा नहीं है, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, रेड कलर की साड़ी कौन पहनता है? आशी को डार्क कलर से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। उसे अगर डार्क कलर में कुछ पसंद था तो वो था रॉयल ब्लू या फिर ब्लैक कलर। वहीं काव्य जो कहती है पर रियली न्यू मैरिड कपल के लिए ना स्पेशली ये कलर बहुत ही ज़्यादा जचेगा, अब तो नई दुल्हन बनने जा रही है तो रेड कलर इट विल सूट यू। आशी जो कहती है रहने दे, सूट यू, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा। आर्यांश जो कहते हैं अच्छी लगेगी तुम पर। आशी जो बिना कुछ बोले कहती है अच्छा ठीक है रख लीजिए। जैसे आशी को इतनी जल्दी आर्यांश की बात मानते हुए देख करके काव्या थोड़ा शॉक होते हुए कहती है इतनी जल्दी, इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? एक बार में आर्यांश जी की बात इतना आराम से सुन ली, मेरी तो कभी नहीं सुनती, डायन कहीं की। और इसी तरह से बेमन से आशी 5 से 6 साड़ियाँ खरीद के एकदम से अब उब चुकी थी और वो आर्यांश से कहती है अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मुझे देख देख करके अफनाहट हो रहा है, मैं साड़ियाँ नहीं पहनूंगी। आर्यांश कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, और ये बोल करके उसके कान के पास धीरे से झुकते हुए कहते हैं मैं ज़्यादा देर तक तुम्हें पहनने नहीं दूंगा। आशी जो कहती है तो फिर खरीद क्यों रहे? आर्यांश जो कहते हैं रोमांटिक लगता है इसे निकालते वक्त। जैसे ही आशी ने इतना सुना था वो अपने कपड़े को कस के अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है हे भगवान कितनी गंदी नियत है इनकी मेरे ऊपर। खैर ये सब कुछ इनके ख्वाबों में ही पूरा हो सकता है, असलियत तो कुछ और ही होने वाली है। 1 हफ्ते से पहले अगर आपको हर जगह पर फेमस ना कर दिया और आपके बारे में चिट्ठा और आपके बारे में सारा चिट्ठा ना खोल दिया तो मैं भी अश्विनी राठौर नहीं, फिर आप भी कहेंगे कि किस लड़की से पाला पड़ा था मेरा। वहीं अब आर्यांश आशी के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर आ रहे थे जहां वेदाक्ष और काव्या भी पीछे पीछे ही आ रहे थे। आर्यांश जो पीछे मुड़ करके वेदाक्ष को देखते हैं और उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं इधर आना। वेदाक्ष उनके सामने आते हुए कहता है बताइए भाई क्या हो गया? वेदाक्ष को लगा था कि कहीं उससे गलती से कोई गलती तो नहीं हो गई जो भाई उसके डांटने के लिए उसे बुला रहे हैं, क्योंकि वेदाक्ष को हमेशा आर्यांश से डांट ही पड़ा करता था, या तो फिर वो कभी कभी थोड़ा बहुत काम भी वेदाक्ष को दे दिया करते थे, जो कि वो हमेशा गड़बड़ करके फिर से आर्यांश से डांट सुनने के लिए रेडी हो जाता था। जैसे ही वो सामने आया था वो समझ गया था कि आर्यांश से कुछ बोलने वाले हैं, कि तभी आर्यांश से पूछते हैं तुम्हें मेरे साथ रहने की क्या ज़रूरत है? वेदाक्ष कहता है भाई आपके साथ आऊँ तो आपके साथ ही रहूँगा ना। आर्यांश कहते हैं तुम कहीं और भी जा सकते हो और तुम्हारे साथ कोई और है तो तुम घूम सकते हो, ज़रूरत नहीं मेरी असिस्टेंट बनकर के मेरे पीछे पीछे रहने की। वेदाक्ष को तो बस यही चाहिए था, काव्य के साथ थोड़ा टाइम और थोड़ी सी आज़ादी। वो एकदम से खुश होते हुए कहता है बिल्कुल भाई बिल्कुल। वहीं आर्यांश वेदाक्ष से कहते हैं वैसे असिस्टेंट जी हैं कहाँ पर? वेदाक्ष कहता है वो तो आपकी गाड़ी में बैठे थे ना, आपकी गाड़ी में तो गए थे बैठने के लिए। जैसे ही आर्यांश सुनते हैं वो अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं पता नहीं कहाँ होगा, खैर छोड़ो तुम लोग जाओ, और हाँ हमारा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। वेदाक्ष कहता है हो कि भाई हम चलते हैं, और ये बोल करके वो काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें पूरी जगह की अच्छे से एक्सप्लोर करवाता हूँ और तुम्हें जो पसंद आता है मैं खरीदूंगा। काव्या जो कहती है इतने पैसे हैं तुम्हारे पास?
वेदांश जो कहता है तुम क्या मुझे भिखारी समझती हो? अरे बड़ी बड़ी कंपनी के साथ डीलिंग करता हूँ मैं। काव्या जो कहती है अच्छा, ओ माय गॉड, तो मतलब तुम्हारी अपनी खुद की कंपनी भी है? वेदांश कहता है मेरी कंपनी नहीं है, मैं तो हैकिंग वैकिंग करके अपने दोस्तों से पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन भाई की कंपनी है तो मुझे पॉकेट मनी मिल जाता है। काव्या जो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है मतलब तुम्हारा अपना कोई बिजनेस नहीं है? वेदांश कहता है हैकिंग में बहुत पैसा कमा लेता हूँ, अगर कुछ काम होगा तो तुम भी बताना। लगभग 5 से 10 हज़ार फीस है मेरी 1 घंटे की। काव्या जो जैसे ये सुनते हैं उसका मन करता है कि वह वेदांश के सारे बाल को नोच नोच करके उसके सर को दीवार से लड़ा दे। जितने टशन से अभी अभी उसने काव्या के सामने शो ऑफ किया था, उससे तो लगा था कि सच में वेदांश पूरे मॉल को खरीदने की औकात रखता है। वहीं आर्यांश के असिस्टेंट जी शाश्वत जो कि लिफ्ट मांग रहे थे, जब आर्यांश ने उन्हें अपनी गाड़ी पर बैठने से मना कर दिया था। वैसे तो वो सोचे थे कि उनके कोई बॉडीगार्ड की गाड़ी में शाश्वत बैठ जाएंगे, मगर सारी गाड़ियां जो आर्यांश के गाड़ी के पीछे पीछे एकदम से दौड़ पड़ी थी और कोई भी उनके रोकने पर गाड़ी नहीं रोक पाता। वहीं शाश्वत जो अभी भी लिफ्ट मांग ही रहा था कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है जो कि काफ़ी खूबसूरत थी और साथ में उसका कलर भी काफ़ी यूनिक था और वो था बेबी पिंक कलर। शाश्वत था तो हैंडसम ही और वो अपने बाल को थोड़ा सा अच्छे से सेट करता है और अपने मुंह पर मास्क लगा लेता है और फिर गाड़ी को रोकने के लिए थोड़ा हाथ बढ़ाता है तो वो गाड़ी एकदम से रुकती है। और वहीं वो लड़की जो कि अंदर ड्राइव कर रही थी वो विंडो को खोलते हुए कहती है ओह हेलो, डू यू वांट लिफ्ट? शाश्वत उस लड़की का चेहरा ध्यान से नहीं देख पाता क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों पर बहुत जोर से धूप लग रही थी। वो एकदम से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है यह श्योर। उसकी आवाज़ भी इस वक्त बहुत ही सॉफ्ट थी जिसकी वजह से अंदर बैठी लड़की को उसकी आवाज़ भी पहचान में नहीं आती। वो पैसेंजर सीट का दरवाज़ा अनलॉक कर देती है और वही शाश्वत आकर के पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और जैसे ही वो अंदर बैठा था अब जाके उसके रूह को सुकून मिला था। गर्मी की वजह से उसकी हालत पंचर हो रखी थी। वो जल्दी से अपने मास्क को निकालता है और अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए कहता है उफ कितनी गर्मी है, और ये बोल करके वो अपने शर्ट के ऊपर के कम से कम 2 से 3 बटन को भी खोल देता है जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट हल्का हल्का विजिबल होने लगा था। वहीं बगल में बैठी लड़की जो धीरे से कहती है वेल आपको जाना कहाँ है? शाश्वत को ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगती है। वो जैसे ही बगल में मुड़ करके उस लड़की को देखता है वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है तुम। जैसे ही वो लड़की उस लड़की को देखती है वो भी बिल्कुल उसी रिएक्शन में कहती है तुम। दोनों एक दूसरे को देख करके एकदम से बौखला उठे थे। अभी जहां उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था तब तक बात बिल्कुल ही शॉर्टेड थी, लेकिन अब वो लड़की जल्दी से गाड़ी रोकते हुए कहती है तुरंत उतरो गाड़ी से। शाश्वत जो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मिली ना? वो लड़की जो कहती है मिली नहीं, मलाइका नाम है मेरा। शाश्वत जो हंसते हुए कहता है नाम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी दिखने में तो मिली जैसे ही हो तुम। मिली जो उससे कहती है व्हाट यू मीन बाय मिली जैसी दिखती हूँ मैं? मिली क्या कोई घटिया चीज़ होती है? और मिली मतलब भी जानते हो तुम? शाश्वत जो कहता है जो भी हो कुछ खराब सा ही लग रहा है तुम्हारी तरह। मिली जो कहती है और मुझे भी तुम बिल्कुल घटिया लग रहे हो, एक काम करो दफा हो यहाँ से। शाश्वत जो कहता है मैं नहीं उतर रहा, मुझे बस पास के उस मॉल में जाना है जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ पर सर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मिली जो कहती है कौन से सर इंतज़ार कर रहे होंगे? शाश्वत जो कहता है वही जिसके बारे में आप जानने के लिए मरी जा रही थी और साथ में आपकी सारी दोस्त भी उन पर फिदा होंगी। मिली जो कहती है आर्यान शहजादा के बारे में बात कर रहे हो तुम? शाश्वत जो कहता है एग्जैक्टली उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पास के मॉल में गए हैं और तुम्हारी दोस्त भी वहीं पर है। मिली जो कहती है यू मीन आशी और काव्या दोनों? जब ये बात सुनकर के शाश्वत अपना सिर हाँ में लाते हुए कहता है हाँ दोनों वहीं पर हैं, आशी मैम और काव्या मैम। अब तुम चलोगी? मिली जो कहती है मुझे तो उस मॉल में ही जाना था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं जाना, तुम उतरो और जाकर के किसी रिक्शा में जाकर के बैठ जाओ। शाश्वत जो कहता है मैं और रिक्शा में जाकर के बैठूं? लाइक सीरियसली वहाँ पर बहुत गर्मी होगी, इसलिए तुम प्लीज़ चलो। मिली जो कहती है प्लीज़ चलो, ज़रा उसे प्यार से बोलना वरना मैं नहीं जाऊंगी। वही शाश्वत जो देखता है कि पीछे पूरी ट्रैफिक जाम होने लगी है क्योंकि मिली ने अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक दिया था। शाश्वत जो से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है तुम प्लीज़ गाड़ी बढ़ाओ कि पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, पुलिस वाले आकर के तुम्हें डंडा मारेंगे। मिली जो कहती है मैं बोल दूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। शाश्वत जो कहता है अरे पागल तो नहीं हो गई हो, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी कहाँ की है?
मिली जो कहती है तुम मुझे पागल बोल रहे हो, बेवकूफ़ बोल रहे हो, घटिया बोल रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि तुम बहुत गंदे हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुरंत नीचे उतरो वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगी और सारी जगह शोर भी मचा दूंगी तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। शाश्वत जो अपने फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है कहाँ से बैठ गया मैं इस गाड़ी में। ओह गॉड, मुझे बहुत गर्मी हो रही है और अगर मैं इस हालत में बाहर निकलूंगा तो मेरी तो जान निकल जाएगी। मिली जो कहती है ओके देन आई विल गिव यू अ चांस, अगर तुम इस पर खरे उतरे तो ठीक है, शायद मैं अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बदल लूँ। और ये वो बहुत ही मटक छटक करके बोल रही थी। शाश्वत जो कहता है बताइए कौन सा ऑर्डर है हमारे लिए। मेरी जो कहती है एक काम करो, तुम मुझे ज़रा रिक्वेस्ट वे में बोलना कि प्लीज़ मैम प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही बेसहारा हूँ। इस तरह बोलो तो शायद मेरा मूड चेंज हो जाए। शाश्वत जो कहता है तुम्हारी तरह से घटिया तरीके से बोल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक ट्रायल दे सकता हूँ तुम्हें, प्लीज़ मैडम। और ये वो बहुत ही दांत पीसते हुए बोल रहा था। मिली जो कहती है गुर्राने के लिए नहीं कहा है, प्यार से बोलने के लिए कहा है। शाश्वत जो कहता है अच्छा ठीक है, प्लीज़ मैडम प्लीज़ मुझे पास के उस मॉल में छोड़ दीजिए, मेरी जान निकल रही गर्मी से और साथ ही पीछे के ये पैप है ट्रैफिक के जाम से। मिली जो कहती है ओके ओके मैं छोड़ देती हूँ और ये बोल करके वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहती है मुझे आदत है, मैं बचपन से ही ना भिखारियों को देखकर उन पर बहुत ही ज़्यादा मर्सी सा फील करती थी, पर मुझे इस बात का ज़रा भी आइडिया नहीं था कि आने वाले टाइम में किसी भिखारी को मैं इस तरह से लिफ्ट भी दे पाऊंगी। जैसे ही शाश्वत ने अपने लिए भिखारी शब्द सुना था वो मिली को देखकर कहता है तुम्हें मैं कहाँ से भिखारी लगता हूँ, कौन से एंगल से। मिली जो उसे देखती है और फिर एकदम से चुप हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है वैसे लगते तो हैंडसम ही हो, लेकिन बोलूँगी तो फिर मेरी नाक कट जाएगी ना, और फिर मेरे एटीट्यूड का क्या होगा। नहीं, लड़के ऐसे नहीं पढ़ते, उन्हें थोड़ा एटीट्यूड तो दिखाना ही पड़ता है। कम ऑन मिली, इस बार तुम इस निशाने को अपने हाथ से जाने नहीं दोगी। मिली जो उसे देखकर कहती है हर एंगल से लगते हो तुम भिखारी मुझे। शाश्वत जो कहता है तुम तो मुझसे भी बड़ी वाली भिखारी लगती हो। मिली जो कहती है ओ हेलो, इस वक्त तो मेरी गाड़ी में बैठे हो और तुम्हें पता है ये कोई मामूली कार नहीं है, बहुत ही महंगी कार है। वो शाश्वत जो मिली को देखकर कहता है ये तुम बोल भी किससे रही हो, आर्यन शाहजादा का असिस्टेंट हूँ मैं। मिली जो कहती है इतना एटीट्यूड तो शायद मेरे जीजू जी में भी ना हो जितना तुम झाड़ रहे हो इस वक्त, तुम उनके असिस्टेंट हो, खुद एमएलए नहीं हो। शाश्वत जो कहता है मुझे एमएलए बनने का शौक भी नहीं है, लेकिन जा करके पूछना शाश्वत को कौन नहीं जानता। मिली जो कहती है मैं ही नहीं जानती हूँ, किसी और से जाकर के क्या पूछूं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वालों से ज़्यादा और आर्यन जीजू के थोड़े बहुत बॉडीगार्ड के अलावा तुम्हें कोई जानता भी होगा। और इसी तरह से बहस करते करते अब मॉल भी आ जाता है। थोड़ी ही देर में अब मॉल भी आ चुका था। मिली जो कार से उतरती है और अपनी कार के की को वहाँ के गार्ड को देते हुए कहती है पार्किंग में लगा देना। वैसे वहाँ पर मिली अक्सर आया जाया करती थी, जिसकी वजह से वो लोग उसे जानते थे और वो तुरंत ही गाड़ी को पार्किंग एरिया में ले जाने लगते हैं। मिली की भी फैमिली काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। उसके मॉम डैड दोनों ही बिजनेस किया करते थे, जो कि काफ़ी फेमस था। मिली भी अब शाश्वत के पीछे पीछे आने लगी थी। शाश्वत तो काफ़ी जल्दी में चल रहा था, लेकिन मिली जो अपने पूरे स्टाइल को मेंटेन किए हुए कैट वॉक को कंटिन्यू किए जा रही थी कि तभी शाश्वत के सामने एक मिरर आता है जिसमें वो देखता है कि मिली जो कि उसके पीछे पीछे ही आए जा रही है। जैसे ही शाश्वत मिली को खुद को फॉलो करते हुए देखता है वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है। मिली जो काफ़ी फास्ट वे में चलने की कोशिश कर रही थी, जिसके वजह से वो अपने बैलेंस को ठीक से संभाल नहीं पाती और शाश्वत के सामने आकर एकदम से रुकते हुए कहती है ओह गॉड, क्या हो गया तुम्हें। शाश्वत जो कहता है मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मिली जो कहती है हाँ, अब बस यही काम तो बचा है मेरे लिए कि मैं तुम्हें बैठ करके फॉलो करूँगी, राइट। शाश्वत जो अपने बाल पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है आई नो कि मैं हैंडसम हूँ और लड़कियाँ मुझे देख करके अक्सर थोड़ा पागल सी हो जाती हैं। मिली जो कहती है एग्जैक्टली, पागल तो हो ही जाएंगी ऐसी भद्दी सी शक्ल देख करके। और ये बोल करके वो अपने नेल्स को इधर उधर करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है और फिर से वो काफ़ी स्टाइल में चले जा रही थी। इस वक्त शाश्वत को मिली को देखकर काफ़ी हंसी तो आ रही थी, मगर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आर्यांश को किसी भी लड़की की ना तो इंसल्ट करना पसंद था और ना ही किसी लड़की के साथ बहसबाजी। और अगर आर्यांश को पता चलता कि शाश्वत ने किसी लड़की के ऊपर मजाक उड़ा करके हंसने की कोशिश की है तो फिर शाश्वत की क्लास लगती। इसी वजह से वो चुप था।
वहीं वो देखता है कि ज्वेलरी शॉप पर इस वक्त आर्यांश आशिक के साथ ही खड़े हैं। मिली भी आशिक को देखकर थोड़ा खुश होते हुए कहती है, ओह माय डार्लिंग इज हियर, चलो ज़रा देख कर आती हूँ। कि तभी उसकी नज़र आर्यांश शाहज़ादा पर जाती है और वो थोड़ा और ज़्यादा स्टाइल में चलते हुए कहती है, ओह कम ऑन, आर्यांश जी जो भी यहीं पर है, चलो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। और फिर पीछे पीछे तो कोई आ ही रहा है मेरे, वो भी तो यहीं जाने वाला है ना। मिली को अच्छे से पता था कि इस वक्त शाश्वत भी आर्यांश के पास ही जाएगा और थोड़ा देर ना चाहते हुए भी मिली और शाश्वत एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। मिली कुछ ऐसा ही चाहती थी। वहीं ये सोचते हुए वो आशिक की तरफ आ जाती है। वहीं आर्यांश जो आशिक को सारी ज्वेलरीज को दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई एक भी पसंद आएगा या नहीं। आशिक जो कहते हैं, मुझे नहीं पसंद आता ये सब कुछ, और ये तो बिल्कुल भी बैडस वाला नहीं लग रहा। सर में कोई मोती लगी हुई है तो किसी में सुंदर सुंदर से स्टोन लगे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें से कुछ पसंद आने वाला है। आर्यांश जो आशिक से कहते हैं, तुम्हें ऐसे पसंद नहीं आएगा, रुको मैं तुम्हें पहना कर ट्राई करवाता हूँ। और ये बोल करके वो उसे मिरर के सामने ले जाते हैं और अपने हाथ से ज्वेलरीज निकालते हुए आशी के गले में पहनाने लगते हैं। आशी जो खुद को शीशे में देखती है और फिर उसकी नज़र आर्यांश पर जाती है जो कि पीछे से आशी के ज्वेलरीज को पहनाने में मदद कर रहे थे। आशी की नज़र एक बार भी ज्वेलरी पर नहीं जाती। आर्यांश उससे कहते हैं, अब देखो तुम्हारे पर कितना परफेक्ट लग रहा है ये। और वो उसके बाल को साइड करते हुए कहते हैं, दिख रहा है तुम्हें। आशी जो इस वक्त लगातार आर्यांश के चेहरे पर ही अपनी नज़र को गड़ाए हुए थी, उसकी नज़र एक पल के लिए भी उसकी ज्वेलरी पर तो जा ही नहीं पा रही थी। आर्यांश जैसे ही शीशे में देखते हैं वो आशी से कहते हैं, मैंने तुम्हें ज्वेलरीज देखने के लिए कहा है आशी, तुम क्या देख रही हो। आशी जो कहती है, हाँ अच्छी नहीं लग रही। और फिर वो अपनी नज़र को एकदम से चुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आर्यांश जो कहते हैं, तुमने एक बार भी ज्वेलरीज की तरफ तो देखा ही नहीं है, तुम देखो तो सही, ये नेकलेस तुम पर सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आशी जो कहती है, नहीं अच्छा लग रहा है ना सच में। आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा हम चलो कुछ और ट्राई करते हैं। आशी जो कहती है, आप झूठ में परेशान हो रहे हैं, मुझे ये सब नहीं पसंद है पहनना। आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें कुछ लाइट चाहिए, कुछ हल्का फुल्का चेंज जैसा। आशी जो कहती है, हाँ वो ट्राई कर सकते हैं। कि तब तक पीछे से मिली उसको हक करते हुए कहती है, हाय मेरी स्वीट हार्ट कैसी है। मिली की आवाज़ उसने पहले ही पहचान ली थी और वो उसे बिना देखी कहती है, तो तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे फॉलो करते करते यहाँ पर आ गई। मिली जो कहती है, वैसे मैं नहीं आई हूँ, मुझे तो किस्मत लेकर आई है। और ये बोल करके वो एक बार शाश्वत को देखती है और फिर अपने मुंह को पूरी तरह सड़ाते हुए कहती है, इधर क्या देख रहे हो, उधर देखो। इस वक्त गलती से शाश्वत की भी नज़र मिली पर चली गई थी। अब शाश्वत भी उसके जवाब दिए बिना कैसे रह सकता था। वो भी उसे कहता है, मैं भी मर नहीं चाह रहा तुम्हें देखने के लिए, ठीक है, बढ़िया ही। और ये बोलकर कि वो आर्यांश के बगल में जाकर के खड़ा हो जाता है। आर्यांश को इस वक्त आशी के साथ प्राइवेसी चाहिए थी जो कि उन्हें मिल नहीं पा रही थी। वहीं शॉपकीपर जो पतले पतले चेन्स दिखाते हुए कहते हैं, सर इसमें बस एक छोटा सा पेंडेंट लगा रहेगा और बाकी बस एक पतली सी चेन है, शायद ना आपको ये पसंद आए। आशी जो कहती है, हाँ ये वाली थोड़ी बेटर है। आर्यांश जो कहते हैं, रुको मैं ट्राई करवाता हूँ। आशी जो कहती है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। आशी को समझ आ रहा था कि आर्यांश के इस तरह बार बार उसे ज्वेलरीज पहनाने पर उसे अच्छा क्यों लग रहा है, और ये सब वो नहीं फील करना चाहती थी क्योंकि कुछ ही दिन में आर्यांश की सच्चाई सारी दुनिया के सामने होगी और फिर उसकी शादी भी टूट जाएगी। इससे पहले कि वो आर्यांश से अटैच हो जाए, उसे आर्यांश से दूरी बढ़ा लेनी चाहिए। आर्यांश जो उसकी बात को पूरी तरह अवॉइड करते हुए कहते हैं, चलो इधर आओ पहले। कि वो फिर से आशी के गले में बहुत ही रोमांटिक तरीके से उस पेंडेंट को पहनाने लगते हैं। आशी जो उस पेंडेंट को देखकर कहती है, ये सच में बहुत प्यारा है। आर्यांश भी शीशे में देखकर आशी से कहते हैं, तुम पर सब प्यारा लगता है। आशी अपना सिर हाँ में लाते हुए कहती है, मैं तो हुई बहुत यूनिक। आर्यांश इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए आशी को देखकर कहते हैं, कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। आशी जो कहती है, बस मैं हूँ तो हूँ, अब बर्दाश्त कर लीजिए मुझे कुछ दिन और। आर्यांश जो कहते हैं, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आशी जो कहती है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आर्यांश को आशी के नज़र में एक अजीब सा तकलीफ नज़र आ रहा था जो कि शायद आशी को भी खुद नहीं पता था कि उसे किस बात का दुख है। आशी के दिमाग में बार बार वही सुबह युवान की कही बात चल रही थी कि किस तरह से 40 लड़कियों की किडनैपिंग आर्यांश ने खुद करवाई है। आशी इसके सोच सोच करके ही उसका दिमाग ब्लास्ट होता जा रहा था।
और वो मन में खुद से ही कहती है, आखिर दिखने में आप कितने अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप सच में किसी मूवी के हीरो हैं और बात भी कितने प्यार से करते हैं। लेकिन उन 40 लड़कियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपको ज़रा सा भी दया नहीं आई? बेचारी ना जाने किस हालत में होंगी और किस तरह जी रही होंगी वो। न जाने उनका क्या इस्तेमाल करवा रहे होंगे आप। बस किसी भी हालत में जल्द से जल्द मुझे वहाँ पहुँचना है। कि तभी आशी के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। आर्यांश जो आशी के फ़ोन को काफ़ी सस्पेक्ट भरी नज़र से देख रहे थे और आशी इस चीज़ को नोटिस कर लेती है। वो झटके से शीशे से दूर होते हुए उस फ़ोन को देखकर कहती है, हाँ वो मैंने कुछ ऑर्डर किया था, मैं ज़रा देख कर आती हूँ उसमें किसका फ़ोन है। और ये बोल करके वो तुरंत ही फ़ोन को रिसीव करते हुए कहती है, हाँ हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैम आपकी डिलीवरी आ गई है। आशी जो कहती है, पिज़्ज़ा, अच्छा आ गया, अभी तो मैं मॉल पर आई हूँ, कहाँ पर हैं आप? और ये बोल कर के वो बात करते हुए ही शॉप से बाहर निकल जाती है। आर्यांश जो आशी के ही पसंद के टाइप के कुछ और ज्वेलरीज को निकलवाते हैं और सारी ज्वेलरीज को कहते हैं, आप इन सबको पैक कर दीजिए। शॉपकीपर जो एकदम से हैरान होते हुए कहता है, सर ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, अगर आप कहें तो हम करवा देते हैं, लेकिन मैम को ये सब पसंद तो नहीं आया था ना। आर्यांश जो कहते हैं, मैं पसंद करवा दूंगा उसे, आप पैक करिए। वो लोग तुरंत ही आर्यांश की बात मान जाते हैं और सारे स्टाफ जो उन सारे ज्वेलरीज को पैक कराना शुरू कर दिए थे। वहीं आर्यांश की नज़र बार बार बाहर की तरफ ही जा रही थी। वहीं मिली भी आशी को बाहर जाता देख करके वो भी वहां से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। वो ज्वेलर्स के शॉप में खड़े होकर के और ज़्यादा अपनी देर पोपट नहीं करवाना चाहती थी। ऐसे ही मिली वहां से बाहर निकलती है। आर्यांश जो शाश्वत को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, तुरंत चेक करो कि वो इस वक्त किससे बात कर रही है, कॉल फॉरवर्ड हो रहा है ना। शाश्वत अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, जी सर मैं करता हूँ। और वो अपने फ़ोन को निकाल करके आशी के कॉल को ट्रैक करने की कोशिश करता है। मेरी बात तो ये थी कि आशी का कॉल, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आशी का फ़ोन तो इस वक्त किसी भी कॉल पर बिजी है ही नहीं। और जैसे ही शाश्वत ये आर्यांश को बताता है, आर्यांश एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, कोई तो ऐसी बात है जो आशी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है। उसकी नज़रों में मुझे नफ़रत साफ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है उसे कोई मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसे कोई मिसलीड कर रहा है मुझे लेकर के। शाश्वत जो कहता है, पर लखनऊ में सिर्फ आपका एक ही दुश्मन है और उससे तो आज आप सुबह ही निपटे थे ना। आर्यांश जो कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक वो मर नहीं जाता आखिरी सांस तक सिर्फ वो मेरे खिलाफ ही बातें करेगा और साथ ही मेरी ज़िंदगी को तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा। शाश्वत जो कहता है, तो अब बाकी क्या करना है, मार दिया जाए उसे। आर्यांश जो कहते हैं, ये नहीं कर सकते, अगर ये कर दिया तो इलेक्शन आने वाला है और सबकी नज़र सिर्फ मुझ पर ही चली जाएगी और अपोजिशन स्ट्रांग बन जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर अपोजिशन को कोई मौका नहीं देना चाहता, इसलिए इस वक्त इस मामले को जितना ठंडा रहने दो उतना ही बेहतर होगा। आइए जानते हैं आखिर क्या करेगी अब आशी आर्यांश के साथ और क्या आई थी उसकी डिलीवरी में। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए पोस्ट मैनेज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।